हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो वर्ड है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन, दो चीजों से आपका मिलके बना हुआ अर्थमेटिक प्लस प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब आप जानते हैं जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। अर्थमेटिक मीन्स हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास जो एक प्रॉपर वे से इंक्रीज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी के लिए आप यही स्टडी करोगे जो हमारा कंटिन्यूसली आइदर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है विद ए प्रॉपर मैनर, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी करने से पहले या प्रोग्रेशन स्टडी करने से पहले हमें सीक्वेंस स्टडी करना है। एक वर्ड काफी कॉमन है, वो है हमारे पास सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। अब सीक्वेंस में हमारे पास एक डेफिनेट रूल यूज होता है। अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, कुछ पैटर्न्स लिख रहा हूं। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 3, 6, 9, 12, तो ये भी मेरे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। एक और मैं पैटर्न यहां पे लिख रहा हूं -25, -15, -5, 5, 10, ये पैटर्न मैंने लिख दिया। एक अरेंजमेंट हमने नंबर्स का लिख दिया। एक नंबर्स में एक और लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू। एक और मैं पैटर्न यहां पे लिख रहा हूं। सपोज मैंने लिखा 1, 1/6, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 की पावर 3, 1 की पावर 6 की पावर 4। तो ये जो पैटर्न मैं यहां पे लिख रहा हूं, जितने भी मैंने पैटर्न्स यहाँ लिखे हैं, ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, ये कुछ ना कुछ एक डेफिनेट रूल आपका फॉलो कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट के केस में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस हमने 3 में 3 किया तो 6 हो गया, फिर हमारे पास 9 हो गया, +3 9, फिर 9 में हमने +3 12। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इस केस में हम पॉजिटिव 3 हम ऐड कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं? सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 10 किए तो -15 आएगा। अब -15 में मैंने पॉजिटिव 10 किए, -5 आएगा। -5 में फिर पॉजिटिव 10 किए, तो इस केस में मैं पॉजिटिव 10 हर नंबर में ऐड कर रहा हूं। अब थर्ड केस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट नंबर 1 का स्क्वायर हुआ, फिर सेकंड का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि हर नंबर का हमारे पास क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब क्यूब फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका 1/1 है, अब 1/6, अब 6 का स्क्वायर क्यूब 6 की पावर 4। तो ये कंटिन्यूसली हमारा जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई बाय 6 कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सीक्वेंस हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या हैं? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये फर्स्ट केस और सेकंड केस है। जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, ये हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हमने कैसे डिफाइन किया? ये सारे के सारे हमारे पास सीक्वेंस हैं। अब सीक्वेंस में तो क्या कहा हमने कि ये अरेंजमेंट है नंबर्स का, डेफिनेट ऑर्डर और एक डेफिनेट रूल लग रहा है। सो अब इन केस ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के केस में क्या रूल है? हमने एक रूल फिक्स कर दिया। रूल है वो फिक्स कर दिया कि जो भी नंबर्स हमारे पास पैटर्न होंगे उसमें हमारे पास हम फिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब जो फिक्स्ड नंबर है हमारे पास, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमारे पास 5 है तो हम 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास -5 है तो -5 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो जो भी फिक्स्ड नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस का बता दिया ताकि आप थोड़ा सा अलग कर पाओ कि जो हमारे पास सीक्वेंस में से ही एक हमने अलग कैटेगरी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की है। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसको। पर लिया गया है आपकी बुक में, एक रीना जो एक गर्ल है, उसकी जो रीना की जो सैलरी है वो है हमारे पास 8000, स्टार्टिंग सैलरी उसकी 8000 है। और उसको एक कंडीशन लगा दी कि आपको वो सैलरी जो है वो 500 इंक्रीज होती जाएगी पर एनम, मतलब एनुअल, एक साल के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी प्लस 500 उसमें इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उसकी जो सैलरी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगी 8500। इन द नेक्स्ट ईयर, उसकी जो नेक्स्ट ईयर है फिर उसकी 500 सैलरी इंक्रीज कर जाएगी
और उसकी सैलरी हो जाएगी 9000। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वहां पे हमारे पास एक फिक्स नंबर मिलता है, एक नंबर ऐसा मिलता है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में कौन सा नंबर है, यहाँ देखो 500, फिर 500 कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स नंबर, और इसी को हमने एक नया नाम दे दिया है, वो है कॉमन डिफरेंस। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट भी आपकी बुक में यहाँ पे दे रखा है। अब इस केस में हमको कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द रग्स, ये जो आपके पास सीढ़ियों के जो बीच में ना, इनको रग्स कहते हैं, ये जो आपके पास लेंथ ऑफ द रग्स, सो ये डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये सपोज ये आपके पास ये जो रग्स थी, फर्स्ट जो आपके पास रग्स थी ये थी 45 सेंटीमीटर, ये कंटिन्यूसली 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रही है। 45 थी, ये वाली आपके पास कितनी हो जाएगी 43, ये वाली 41, ये वाली आपके पास 39, नेक्स्ट 37। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स नंबर आ रहा है, देखो क्या डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं 43 में से 2 माइनस करूंगा तो 41 आ रहा है, अब 41 में से 2 माइनस करूंगा तो 39 आ रहा है, 39 में से 2 माइनस करूंगा तो 37, और 37 में से 2 माइनस करूंगा तो 35। तो यहां भी हमारे पास क्या मिल रहा है, एक फिक्स नंबर मिल रहा है। ओके, तो एक फिक्स नंबर मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, नाउ इन द फोर्थ पार्ट, अब ये जो फोर्थ पार्ट आप उसको ध्यान से देखेंगे और आप मुझे बताओगे कि ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इन द फोर्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो इस केस में क्या आपको कोई एक फिक्स नंबर मिल रहा है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम 1 में, सपोज 1 में मैं कितना ऐड करूं 3, तब कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब मैं 4 में क्या ऐड करूं 5 ऐड करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में आपके पास फिक्स नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है। ओके, जो प्रीवियस केसेस थे हमारे पास वहां पे हमें फिक्स नंबर मिल रहा था, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सीक्वेंस के बारे में बताया था, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि एक वेल डिफाइंड पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट इट इज नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, वहां पे सालिका पुट ₹100 इन हर डॉटर मंथली बॉक्स। वो क्या कर रही है, अपनी जो डॉटर की मंथली बॉक्स में कितने ₹100 उसने पुट कर दिया, और ये डिसाइड कर लिया कि एवरी ईयर वो 50-50 रुपए उसमें इंक्रीज करती जाएगी, डालती जाएगी। जो भी आपकी गुल्लक है या जो भी आपके पास मनी बॉक्स है, तो उसने स्टार्टिंग में कितने पैसे डाले ₹100। अब नेक्स्ट ईयर वो कितने डालेगी +50, तो कितने हो जाएंगे 150। फिर वो कह रही है 50 ऐड करेगी, कितने हो जाएंगे 200। फिर वो 50 ऐड करेगी। इन ऑल द केसेस हमें क्या दिख रहा है कि एक फिक्स नंबर हमें मिल रहा है, और उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आइए इसको आगे और डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप जान गए होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है हमारे पास, कि ये एक फिक्स नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। अब जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है यहाँ लिखी हुई है, ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब पहली टर्म को छोड़कर टर्म, इसका मतलब है जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, और जो बाकी की टर्म्स आएंगी, मतलब सेकंड टर्म आई है तो हमारे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये जो हमारे पास आएंगी वो किससे आएंगी, फिक्स नंबर को ऐड करके। सपोज हमने फिक्स नंबर क्या मान लिया 50, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 150, और थर्ड टर्म फिर उसमें 50 ऐड करना है 200, फिर 250। तो ये इसका मीनिंग था। अब वो कह रहा है कि जो फिक्स नंबर के ऊपर भी कंडीशन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो। ये तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी 2 टाइप्स की होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कितनी टाइप्स की है, 2 टाइप्स की। एक हमारे पास फाइनाइट है, एक हमारे पास इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट का मतलब आप समझते होंगे, फाइनाइट का मतलब है जिसका एंड पॉइंट हमें पता है, जिसको हम जानते हैं, जिसका लास्ट पॉइंट हमें पता है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। और जिसका हमें इन लास्ट पॉइंट पता नहीं है, लास्ट नंबर नहीं पता है, तो उसको हम बोलेंगे
इनफाइनाइट। अब जैसा कि यहाँ पे केसेस आपके लिए हैं 1 2 3 4, अब डॉट 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 लगे हैं, क्या आपको लास्ट नंबर्स पता है? नहीं पता है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इनफाइनाइट की कैटेगरी में। इन द सेम केस यहाँ भी लास्ट नंबर हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट। जो जितने भी केसेस यहाँ पे लिए हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या है? इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इन सब में क्या है? हमारे पास फिक्स नंबर है। अब चेक कर सकते हो यहाँ पे, अब 100 में से -30 किया 70 आया, 70 में से 30 गए 40 आया, 40 में से 30 चले गए 10 आया। ओके, बिकॉज जो फिक्स नंबर है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव और या तो जीरो दोनों हो सकता है। अब जो फाइनाइट हमारे पास एपी है उसको स्टडी करते हैं। अब जो फाइनाइट एपी होगी, अब फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 डॉट 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 और लास्ट में क्या लिख दिया मैंने? 100। तो ये मेरे पास क्या है? फाइनाइट एपी, बिकॉज मुझे इसका लास्ट एंड पॉइंट पता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट एपी। और जहां पे डॉट 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 लगे हैं वो हमारा इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल ले लो 10 20 30 40 सोन अप टू 1000, ये बहुत ज़्यादा, 10,000 लिख दो, 1 लाख लिख दो, तो ये डिपेंड करता है। जिसकी हमें लास्ट टर्म पता है उसको हम कहेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसकी हमें लास्ट टर्म पता नहीं है उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो जनरल फॉर्म है, तो हर चीज़ की हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई थी। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c = 0। इन द सेम वे यहाँ भी हमने वैसे ही डिफाइन किया है, एक कॉमन नाम ले लिया हमने a। अगर जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास वो होगी a, सेकेंड टर्म को हम बोलेंगे a + d और थर्ड टर्म को हम बोलेंगे a + 2d, a + 3d। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है और ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। ये हमने एक इन जनरल सा रूल बना दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होता जाता है? ऐड होता जाता है हर नंबर में। तो ये हमारे पास क्या है? इन जनरल फॉर्म ऑफ ए एपी। ओके, अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इन एक्सरसाइज 5.1, सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, एक्चुअली ये वर्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन बिटवीन क्वेश्चंस को उठाऊंगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ताकि थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं होगा। तो आइए अब 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। आपको क्या कहा गया? फर्स्ट 4 टर्म। तो इन जनरल यहां लिख लिया करो a + d, a + 2d, a + 3d। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास यही होगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ओके, वेयर द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बिलो। तो हर केस में आपको a और d दे रखा है। तो मैं फर्स्ट केस उठा लेता हूं यहां पर। तो फर्स्ट केस में मुझे a दे रखा है 10 और d दे रखा है 10, दोनों 10 10 है। तो a फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरे पास? a = 10 और सेकंड टर्म क्या है मेरे पास? a + d, दैट मीन्स 10 + 10 कितना आ गया मेरे पास? 20। और थर्ड टर्म a + 2d, या फिर आप 20 में 10 10 ऐड करते जाओ तब भी आपके पास AP बनती जाती है, या फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो 10 + 2 × 10, एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाएगा, 10 + 20 = 30। और जो फोर्थ टर्म थी a + 3d, तो ये मेरे पास है 10 3 × 10 = 10 + 30, तो दिस बिकम 40। तो ये मेरे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। सो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो यहाँ पे आप लिखना तो लिख सकते हो 10 20 30 40। ओके, अब साथ में मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में मुझे a दे रखा है -2 और d दे रखा है 0। तो ऑलरेडी हम जानते हैं a हमारे पास -2 है, फर्स्ट टर्म हो गई a + d, a + d इसको हम लिखेंगे -2 + 0, तो ये तो -2 है। a + 2d, तो इस केस में भी हमारे पास -2 + 2 × 0। अब 0 से जो मर्जी मल्टीप्लाई करके वो 0 बन जाएगा, तो ये आ गया -2। और हमारे पास आ गई फोर्थ टर्म, तो ये आ गया a + 3d -2 + 3 × 0, दिस बिकम -2 + 0 = -2। तो यहाँ आप लिख सकते हो हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2, -2, -2। आइए अब इसका
थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड केस में a मेरे पास 4 है और d की वैल्यू -3 है। तो फर्स्ट टर्म तो वही है a इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट टर्म है मेरे पास सेकंड टर्म a प्लस डी, दिस बिकम a 4 प्लस, यहाँ पे लिखूंगा -3, थोड़ा सा आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, 4 - 3 दैट मीन्स हमारे पास आ गया +1। सो थर्ड टर्म थी a प्लस 2d, सो इस केस में ये आ गया 4 प्लस 2 इंटू -3, दिस बिकम 4 - 6, ये आपके पास 6 हो गया -6, और आपके पास आंसर जो आ गया -2। सो अब यहाँ पे a प्लस 3d, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है, 4 प्लस 3 इंटू -3, दिस बिकम 4, ये 3 3 जा 9, और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा नेगेटिव हो जाएगा -9, तो ये आ गया मेरे पास -5। हेंस AP इज, या फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज, ये आ गया 4, 1, -2, -5। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास, -3 है। अब इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में a दे रखा है हमें a इक्वल्स टू -1 और d की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो क्या रहेगी हमारे पास -1, और सेकंड टर्म है a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, तो ये आ गया 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा ये, तो -2 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू -1/2। अब जो थर्ड टर्म है a प्लस 2d, दिस इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट में लिखा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, -1 प्लस 1, ये बन गया 0। ओके, अब जो इसकी फोर्थ टर्म थी ये थी a प्लस 3d, दिस बिकम -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सो ये मेरे पास आ गया -1 प्लस 3/2, यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं है, सो इन दिस केस अब एलसीएम लेना पड़ेगा 2, ये बन गया -2 प्लस 3, सो ये मेरे पास आ गया +1/2। तो इसको आपको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ भी आप लिखोगे हेंस AP इज, AP हमारे पास क्या आ रही है, ये फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर -1, -1/2, 0, 1/2। सो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। अब इसका फिफ्थ पार्ट रह गया, तो फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू है -1.25, यहाँ पे पॉइंट है, और जो d की वैल्यू है वो है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई -1.25, सेकेंड टर्म है a प्लस डी, सो दिस बिकम -1.25 प्लस, यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा -0.25, अगले स्टेप में ये बन जाएगा -1.25 -0.25। सो इनको ऐड कर लो, ऐड तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, 1.25 और यहाँ पे 0.25, तो ये आ गया 0, यहाँ पे 5.1, तो ये मेरे पास आ गया -1.50। अब नेक्स्ट है मेरे पास a प्लस 2d, सो इस केस में ये आ जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया -1.25, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और 0.25 को हमने, तो ये मेरे पास आ रहा है 50, 0.50, सो दिस बिकम, इन दोनों को ऐड किया हमने, तो ये आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1.75 नेगेटिव के साथ। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग a प्लस 3d, दिस इज इक्वल्स टू -1.25 प्लस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -0.25, और जैसे हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव है, तो ये आ गया -1.25, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0.75, बिकॉज 25 3 75 होते हैं। अब इनको हमने ऐड किया, तो ये आ गया 0 -2.00, तो अब -2.00 का मतलब है -2 लिख सकते हो। तो इस केस में मेरे पास AP क्या है, सो AP इज, ये आ गया -1.25, -1.50, -1.75
कॉमा 2.00 माइनस 2.00 या फिर 2 लिख सकते हो आप। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो इस यहाँ पे एपी हमें दे रखी है 3, 1, -1, -3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे बोला कॉमन डिफरेंस। अब जो कॉमन डिफरेंस के लिए आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये मेरे पास आ गया 1 -3। एक्चुअली कॉमन डिफरेंस जो मेरे पास होता है ये होता है a2 सेकेंड टर्म में से सेकेंड फर्स्ट टर्म को, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो किसी एक मेथड से आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 1 -3 तो मेरे पास कितना आ गया -2। अगर आप इसको यहाँ ऐसे करते a3 -a2, a3 आपके पास यहाँ पे क्या है -1, तो इस केस में -1 माइनस ऑफ a2 कितना है -1, तो इस केस में कितना आंसर आ रहा है -2। नाउ अब यहाँ पे मैंने d आपको बताया था a4 -a3। अब a4 कितना है -3 माइनस ऑफ -1, बिकॉज a3 मेरे पास कितना, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। जैसे हम बोलते हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। इस यहाँ पे क्या आ गया -3 + 1, तो ये आ गया मेरे पास -2। अब ऑल केसेस आप देखो यहाँ -2 है, -2 है, -2 है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप a4 -a3 कर लो। ओके, सो अब आइए इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम जानते हैं a हमारे पास कितना आ गया -5। अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। इस केस के लिए यहाँ पे आएगा -1 माइनस ऑफ -5, सो ये आ गया -1 + 5 कितना आ गया, d = 4 आ गया। ओके, 7 में से 3 करोगे तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। अब थर्ड पार्ट में यही कर देता हूं। तो a कितना है मेरे पास, a = 1/3, बहुत इजी है ये। और कॉमन डिफरेंस के लिए अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आ गया a2 - a1, लिखना तो लिख दो, नहीं तो 5/3 -1/3। तो इस केस में मेरे पास कितना आ गया, 5 में से 1 चलेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे सेम है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 5 में से 1 चला गया 4। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3। सो अब यहाँ पे साथ में इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में आप यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.6। ये फोर्थ पार्ट है। ओके, दिस पार्ट। एंड d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आपकी मर्जी है, तो मैं वैसे कर रहा हूँ 1.7 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0.6 को। तो ये आपके पास d की कितनी वैल्यू आ गई, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया 1.1, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.1। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमें कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा था कि वो AP हैं, आप उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालो। अब ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इनमें से कौन सी AP है। इफ दे आर AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें चेक करनी है, वो आपकी AP है या नहीं। अब AP के लिए क्या कंडीशन कही थी मैंने, AP के लिए आपको मैंने कहा था कि उस AP में हमारे पास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। और उसी फिक्स्ड नंबर को हमने एक कॉमन नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब AP है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और ये वो जो फिक्स्ड नंबर है वो थ्रू आउट द AP सेम होना चाहिए। अगर वो कहीं गड़बड़ हो गया, सपोज हम टर्म 2 में से टर्म 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ रहा है, टर्म 3 में से टर्म 2 को किया 3 आ रहा है, टर्म 4 में से टर्म 3 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ रहा है, तब हम कहेंगे वो AP है। अगर कहीं ब्रेक हो गया तो वो AP नहीं है। और इन केस ऑफ AP, अगर वो AP है तो आप उसने कहा कि कॉमन डिफरेंस बताओ और उसकी आगे की 3 टर्म्स बतानी है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 2, 4, 8, 16। अब D निकालेंगे हम, D = A2 - A1। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था A1 A2 के बारे में, तो इसको हम A1 बोल देते हैं, ये A2 A3 A4।
लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंड आपने कर लेना है। A2 में से हमने A1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 4 माइनस 2, 2 आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे आ गया A3 माइनस A2। ओके, अब A3 कितना है 8 माइनस 4, ये कितना आ गया 4। तो यही गड़बड़ होगी हमारे पास, यही गड़बड़ होगी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, तो कॉमन हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम या फिक्स्ड, सो दिस इज नॉट AP। ये आपकी AP है ही नहीं। अगर AP है ही नहीं तो आगे बात करेंगे नहीं। तो अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, अब ढूंढते हैं कि कौन सी AP है या कौन सी AP नहीं है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले AP को लिख लेते हैं हम। AP हमारे पास है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है और इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सो ये हमारे पास आ गया 5/2 माइनस 2। सो दिस बिकम, एलसीएम ले लेंगे हम, 2 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4, दिस बिकम 1/2। और नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब 1/, सभी को चेक करना हमें 1/1, तो ये आ गया 3 माइनस 5/2। अब थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब इस केस में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 का मीन 3/1, दिस बिकम 2, 6 माइनस 5, तो मेरे पास आ गया 1/2। अब जो हमारे पास अगेन एक फोर्थ टर्म थी, अब फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इस केस में तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी AP है ही, 7/2 माइनस 3। अब यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 2, 7 माइनस 6, दिस बिकम 1/2। तो ये हमारे पास AP है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि here common difference is same, so this is AP। ये हमारे पास क्या है AP है। और उसने हमें ये कहा था कि अगर ये AP है, अगर वो AP है तो उसने ये कहा था कि राइट 3 more टर्म्स, तो 3 और टर्म्स आपको निकालनी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी 7/2 थी, तो यहाँ पे है ना लास्ट टर्म। अब 7/2 में मैं क्या करता जाऊंगा, 7/2 और कॉमन डिफरेंस में ऐड कर दूंगा, तो ये आगे मेरे पास 7 + 1 8, 8/2, ये आ गया मेरे पास 4। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो ये जो 4 है आपके पास, इस 4 में आप अगेन किसको ऐड कर दो 1/2 को, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, दिस इज 2, तो ये मेरे पास आ गया 8 + 1, एलसीएम लेके 4 2 8 + 1, ये आ गया 9/2। अब क्या करेंगे, ये जो 9/2 है, इस 9/2 में मैं क्या ऐड कर दूंगा 1/2। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई 9/2 + 1/2, तो यहाँ एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 10/2, तो ये मेरे पास आ गया 5। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो हम लिखेंगे 4, 9/2, 5। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन द थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये -3.2 माइनस ऑफ 1.2, ये थोड़ा सा ध्यान से करना आपको सॉल्व। -3.2 प्लस नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये बन गया 1.2। अब 3.2 में से 1.2 चले गए, -2.0 मीन्स -2। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो -5.2 माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा, बिकॉज मेरे पास जो टर्म है -3.2 है। दिस इज इक्वल्स टू -5.2 प्लस 3.2। अब यहाँ भी कितना आएगा -2.0, दैट मीन्स 2। ओके, अब लास्ट चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अब मैं, तो यहाँ आ गया -7.2 माइनस ऑफ 5.2, बिकॉज ये जो साइन है ये तो हमें ऑलरेडी फार्मूले में आता है, और जो A3 है वो -5.2 है।
सो -7.2 प्लस ये आ गया 5.2, तो इस केस में भी मेरे पास आ गया -2.0। तो here common difference is same, common difference is same, so this is AP, this is AP। ये हमारे पास क्या है, AP है। अगर ये AP है तो अब उसने बोला था कि next 3 terms, so next 3 terms are, तो मैंने आपको क्या कहा, जो लास्ट टर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पे आ गया -7.2 प्लस -2, ओके, बिकॉज -2.0, तो ये कितना आ गया, -9.2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, -9.2 में -2 ऐड कर दूंगा, तो ये आ गया -11.2। अपने कैलकुलेट कर लेना है, और फिर मैं -11.2 में ऐड कर दूंगा -2.0 या -2, सो ये मेरे पास आ गया -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ, एक साथ लिख लो, -9.2, -11.2, -13.2। तो यही हमसे पूछा गया था। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन द फोर्थ पार्ट, तो सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस को लिख लेता हूं और फिर चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा D, कॉमन डिफरेंस A2 -A1। तो ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सो अब A2 में से A1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया -6 माइनस ऑफ -10, तो ये आ गया -6 + 10, नेक्स्ट कम +4। नाउ नेक्स्ट D हमारे पास आ जाएगा A3 -A2। सो यहाँ पे मेरे पास है -2 माइनस ऑफ -6, सो दिस बिकम -2 + 6, ये बन गया +4। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, A4 -A3। सो इसके लिए मेरे पास नंबर है 2, अब माइनस करेंगे -2, तो ये आ गया 2 + 2, ये बन गया 4। तो हम क्या देख रहे हैं, इन ऑल केसेस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये हमारे पास क्या है, AP है। अगर ये AP है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इसको लास्ट टर्म में आप ऐड करते जाओ। तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे थी +2, यहाँ देखो ना, लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है, +2 है। तो ये आगे मेरे पास 2 + 4, ये अब दिस बिकम 6। अब 6 में फिर हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, दिस बिकम 10। अब 10 में मैं फिर 4 ऐड कर दूंगा, दिस बिकम 14। तो यहाँ लिखना तो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10, 14। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। आइए अब एक काम करेंगे, जो हमारा 5th पार्ट है। अब 5th पार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसके बाद हम 5th पार्ट ऑनवर्ड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो आपको कह रहा है, ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है, ये जो वर्डिंग आपको दे रखी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, एंड बाय। तो फर्स्ट पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें, ₹15, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब, अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे, अगर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो 8 रुपये के हिसाब से हमारे एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर इक्वल्स टू ₹15। ओके, फॉर 2 किलोमीटर 2 km टैक्सी फेयर, तो टैक्सी फेयर के लिए उसने क्या कहा था, ₹15 तो आपके लगने ही है,
बट एडिशनल चार्जेस, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये और लग गए, तो हमारे पास कितना आ गया ये ₹23 फॉर 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर हमारे पास कितना है ₹3 में, ये जो 23 है इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, 23 प्लस 8, तो मेरे पास कितना आ गया ये 31। सो ऐसे ही ये प्रोसीड करता जाएगा, सो ऑन। ओके, सो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे A1 कितना है, A1 मेरे पास है 15, A2 है 23, A2 इक्वल्स टू 23 एंड A3 मेरे पास कितना है 31। सो D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, सो यहाँ पे आ गया 23 माइनस 15, मेरे पास कितना आ गया ये ₹8 आ गया। और यहाँ फिर अगेन D निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23, इस केस में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास फिक्स चार्जेस हैं जो वो सेम आ रहे हैं, फिक्स नंबर हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे हियर D इज सेम, D इज फिक्स्ड या सेम, सो दिस इज एन AP, ये हमारे पास क्या है AP, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास AP बन रही है। सो AP बन रही है ना ये, 15, 23, 31 सोन अप। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट हमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सो एक वैक्यूम पंप है जो आपके सिलेंडर की हवा को रिमूव कर रहा है, कितना 1/4। ओके, तो इस सिचुएशन को देखते हैं क्या इससे AP बन रही है या नहीं बन रही है। सो लेट द टोटल एयर इन द सिलेंडर, इन ए सिलेंडर, तो जो सिलेंडर के अंदर टोटल एयर जो है वो हमने मान ली X मान ली, या आप जो भी नंबर मानना है मान लो। अब जो एयर रिमूव हो रही है वो कह रहा है 1/4, तो जो रिमूव्ड एयर है, रिमूव्ड एयर, तो वो कितनी रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द, तो 1/4 ऑफ X, इतनी हमने एयर रिमूव कर दी। सो एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, अब सिलेंडर में कितनी एयर बच रही है, टोटल कितनी थी हमारे पास X थी, और X में से हमने कितनी रिमूव कर दी -1/4X कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये मेरे पास आ गया 4, दिस बिकम 4X माइनस 1X, तो ये आ गया 3/4X। ओके, अब जो सिलेंडर के अंदर हवा बची है वो कितनी बची है हमारे पास 3/4 ऑफ X। अब ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू है, अब कंटिन्यू का मतलब है अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, सो एयर रिमूव्ड अगेन, सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा एयर रिमूव्ड अगेन। अब नेक्स्ट टाइम फिर से इसको रिमूव कर रहे हैं, तो कंडीशन उसने हमें ये कही थी कि 1/4, अब 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितनी है हमारे पास 3/4 ऑफ X। अब इसको फिर से हम वो वैक्यूम पंप बाहर निकालेगा, दैट मीन्स इसको और कैलकुलेट कर लो, तो ये आ गया 3/16X। सो एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, अब सिलेंडर में कितनी है आपके पास एयर, तो अब टोटल एयर कितनी थी हमारे पास, कितनी बची थी 3/4X। ओके, इतनी एयर बची थी, उसमें से हमने कितनी रिमूव कर दी -3/16 ऑफ X। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो ये एलसीएम आ गया 16, तो दिस बिकम 12X माइनस 3X, तो ये मेरे पास आ गया 9/16X। तो अब इनसे चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट जो स्टार्टिंग में एयर थी, अब एक बार समझना, अब सिलेंडर में जो स्टार्टिंग में एयर थी हमारे पास X थी, और उसके रिमूव करने के बाद जो एयर बची है हमारे पास 3/4X, और उसके बाद जो फिर से हमने उस वैक्यूम पंप ने उसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बची है 9/16X। अब इसको चेक करेंगे, जो मैंने सर्कल्स किए हैं पी फॉर्म कर रही है या नहीं फॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सो A1 इक्वल्स टू X, A2 मेरे पास आ गया A2 इक्वल्स टू 3/4X, एंड A3 मेरे पास आ गया 9/16
x। अब चेक कर लेते हैं कि AP बन रही है कि नहीं बन रही है। तो सबसे पहले मैं d निकालूंगा, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 3/4x इक्वल्स टू 3/4x माइनस x। एलसीएम आप ले लो, तो ये मेरे पास आ गया 3x माइनस 4x। तो ये मेरे पास आ गया -1/4x। ओके, कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव आ सकता है पर हमें सेम चाहिए। तो d इक्वल्स टू अब लिखेंगे A3 माइनस A2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 9/16x माइनस 3/4x। सो यहाँ भी एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 16। सो अब यहाँ पे आ गया 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आ गया -12x। तो यहाँ पे आ गया 12 में से आपके 9 चले गए, आ गया -3/16x। तो अब जल्दी से मुझे बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पर? तो एक जगह कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, -1/4x और दूसरी जगह आ रहा है -3/16x। सो हियर common difference is not same, so this is not an AP। ये हमारे पास AP नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, बिकॉज वर्डिंग वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन लगभग सेम है। सो अब यहाँ भी हमें चेक करना है 5th पार्ट में कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस वही सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पे मेरे पास है 3 प्लस √2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -3। अब 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया मेरे पास √2। ओके, नाउ नेक्स्ट d इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 मेरे पास ये है 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा बिकॉज बाइनोमियल है 3 प्लस √2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया और 2√2 में से 1√2 चला गया। दैट मीन्स 2 में से 1 चले गए, हमारे पास 1√2 या फिर इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे √2। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3। तो A4 है मेरे पास 3 प्लस 3√2 अगेन माइनस। अब यहाँ भी बाइनोमियल है तो मैं लिखूंगा 3 प्लस 2√2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस, अब नेगेटिव ऑपरेट कर देंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए और ये आपके कैंसिल हो गया। 3 से आपका -3 कैंसिल हो गया और 3√2 में से 2 चले गए, तो आपके पास आ गया 1√2 या फिर सिंपली √2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना। सो दिस इज एन AP। अगर ये AP है तो उसने ये कहा था कि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर तो आप लास्ट टर्म देख लो। लास्ट टर्म मेरे पास क्या थी, 3 प्लस 3√2। अब इसमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को आपने हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। तो √2 मैंने ऐड किया तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, ये आ गया 3 प्लस 4√2। क्लियर। अब 3 प्लस 4√2 में मैं फिर से √2 ऐड करूंगा बिकॉज रैशनल से ऐड होता है और इरेशनल, तो ये दोनों ऐड करेंगे आपस में। तो ये आ गया 3 तो वैसे रहेगा, 4 प्लस 1 5√2। जिन बच्चों को नहीं पता चलता यहाँ बता देता हूँ, 4√2 प्लस √2। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमेशा आपके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, √2 बाहर रहेगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5√2। तो ऑलरेडी हमने क्लास 9th में किया हुआ था। अब एक टर्म और रह जाती है तो वो मेरे पास आ जाएगी 3 प्लस 5√2 प्लस √2। तो ऑब्वियस है, सीक्वेंस यहाँ से पता चल जा रहा हमें पैटर्न से ही, यहाँ आएगा 6√2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ओके, अब इसका 6th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 6th पार्ट ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये
4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो 0.22 माइनस 0.2, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो यहाँ पर 0.22.2, तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.02, तो ये मेरे पास आ गया 0.02। ओके, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, सो दिस बिकम 0.222 माइनस a2 है 0.22, तो इसको भी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 0.222 0.22, अब सब्ट्रैक्ट करके देखो 0.0, तो अब यहाँ पे आ गया देखो 0.002, क्लियर। अब d नेक्स्ट चेक कर लेते हैं a4 माइनस a3, तो ये आ गया 0.2222 4 टाइम्स है माइनस 0.22 3 टाइम्स है, तो इस केस में मैं सिंपल बता सकता हूँ 0002 ये आंसर आएगा। अब देखने में तो लग रहा है कि ये आपके पास सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 0 है 1 0 और यहाँ पे 2 zeros और यहाँ पे 3 0, तो ये हमारे पास सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं here a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, या कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, ये हमारे पास AP नहीं है। आइए अब इसका 7th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 7th पार्ट, अब 7th पार्ट में ये तो ऑलरेडी पता है आपको, दिस इज a1 a2 a3 a4, सो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 0, ये माइनस 4 आ गया। अगेन d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये एक स्टेप हमें लिखना पड़ेगा माइनस 8, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए पॉजिटिव 4, और माइनस 8 में से 4 चले गए, हमारे पास आ गया माइनस 4। ad इक्वल्स टू a4 माइनस a3, सो इन दिस केस माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 8, ये आ गया माइनस 12 प्लस 8 और दिस बिकम माइनस 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम या d इज सेम, सो दिस इज एन AP, तो ये हमारे पास AP है। अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ, तो मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 12 माइनस 4, दिस बिकम माइनस 16, सो नेक्स्ट जो टर्म आएगी अगेन इसको ऐड कर देना हमें, तो माइनस 16 माइनस 4, ये आ गया माइनस 20, अगेन माइनस 20 प्लस माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 20 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 24। सो यही हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। तो अब आइए इसका 8th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 8th पार्ट, अब ऑलरेडी यहाँ पे आप जानते हैं दिस इज a1 a2 a3 a4, सो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो इन दिस केस माइनस 1/2 माइनस a1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 1/2 है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये बन गया 0। ओके, सो d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, सो इन दिस केस माइनस 1/2 अगेन माइनस ऑफ माइनस 1/2 सेम है ये, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 अगेन ये क्या बन गया 0, सो d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, तो माइनस 1/2 माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो ये बन गया माइनस 1/2 प्लस 1/2 अगेन 0। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मीन्स सेम आ रहा है, तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP, तो ये भी हमारे पास क्या है AP है। सो अगर ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, तो इस केस में तो यही नेक्स्ट 3 टर्म्स है बिकॉज 0 को ऐड करना है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, फिर भी लिख लेते हैं हम, तो लास्ट टर्म हमारे पास माइनस 1/2 है, प्लस 0 करेंगे ये माइनस 1/2, उसके नेक्स्ट टर्म आएगी अगेन उसमें इसी में 0 ऐड करेंगे माइनस 1/2, सो इन द नेक्स्ट आपके पास फिर सेम माइनस 1/2 में 0 ऐड करेंगे, इस टर्म में फिर 0 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास
अगेन -1/2 ही रहेगी। केस में जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं ये सारी की सारी सेम है। सो अब बाकी की जो पार्ट है हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost is ₹50 for first meter and raises by ₹50 for subsequent meter। वो कह रहा है कि 1 मीटर तक खोदने के तो हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, 150 रुपीज़ लग रहे हैं, और जो बाकी के लग रहे हैं जो वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर ऑफ वेल, सो वो हमें रुपीज़ देने पड़ रहे हैं 150। ओके, 1 मीटर तक 150। फॉर सब्सिक्वेंट मतलब 2 मीटर हम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर ऑफ वेल, तो हमें कितने देने पड़ेंगे, ₹150 में 50 ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स ₹200। फॉर 3 मीटर के लिए ऑफ वेल तो ₹200 में 50 फिर ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 250। अब चेक कर लेते हैं, तो हियर A1 इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म बन गई, A2 हमने ले लिया 200 A2, और A3 हमने ले लिया 250, A4 रहने दिया। यहीं से पता चल जाएगा वो AP है या नहीं है। तो हम निकालते थे D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो इस केस में 200 माइनस 150, तो ये तो आ गया 50, और D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 250 माइनस 200, तो अगेन 50। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो कॉमन डिफरेंस है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, सो दिस इज एन AP, ये हमारे पास क्या है, AP है। क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। Question number 1 fourth part, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, तो आप ये बताओ जो अमाउंट आ रहा है तो वो आपका AP में है या नहीं है। तो ऑलरेडी हमने क्लास 8 में स्टडी किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अमाउंट हमारे पास होता है P1 + R/100 की पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ पे P है ₹10,000, रेट हमारे पास है 8%। सो पहले फर्स्ट ईयर के लिए, सो फॉर 1 ईयर या फर्स्ट ईयर आप कह लो, तो यहाँ से अमाउंट मेरे पास आ गया P1 + R/100 की पावर 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और P की वैल्यू पुट कर दूंगा 10,000, 1 + 8/R की जगह पे 8 लिखा और n की जगह पे 1 कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 10,000 इंटू, ये आ गया 100 + 8 डिवाइड बाय 100 की पावर 1। सो दिस बिकम अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। तो ये तो सिंपल कैलकुलेट हो गया, तो ये आ गया ₹10,800। तो ये मेरे पास आ गया ₹10,800। अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पाउंड आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, और ये था हमारे पास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर था ये, ठीक है, जो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट किया हमने। सो इस केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा, A इक्वल्स टू P + R/100 की पावर 2। वैल्यूज पुट कर दो, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। सो दिस बिकम 10,000, तो ये बन जाएगा 108, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 108 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेना आप। सो ये आ गया 10,000 108/100 इंटू 108/100। सो यहाँ पे आपके पास ये 4 की 4 0 आपकी कैंसिल आउट होगी। अब 108 इंटू 108 ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ गया ₹11,164। तो यहीं से हम पता कर लेते हैं कि अगर ये सचमुच में AP बन रही है तो ये हमारे पास A1 आ गया। सो दिस बिकम आफ्टर जो 1 ईयर था A2, और जो आफ्टर 2 इयर्स है ये मेरे पास बन गया A3। तो इसकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ पहले, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। सो हियर
A1 इक्वल्स टू 10,000, A2 इक्वल्स टू कितना है 10,800 और A3 इक्वल्स टू 11,664। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। सो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सो इस केस में 10,800 माइनस 10,000, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया ₹800। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800। तो इस केस में आपने सब्ट्रैक्ट करके देख लो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 10,800। तो ये आ गया 468, तो 864। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 864। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। एक जगह 800 आ गया और दूसरी जगह पे 864 आ गया। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP, ये हमारे पास AP नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट रह गए उनको करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। सो ये सीक्वेंस दे रखी है, AP अभी हम कह नहीं सकते, बाद में पता चलेगा। सो ये हमें दे रखा है 1, 3, 9, 27। सो देखने से तो नहीं लग रहा है AP है ये। सो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, तो A2 माइनस A1। सो इस केस में आ गया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट D निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। तो यहाँ पे 2 आ रहा है एक जगह 6 आ रहा है। तो हियर D इज नॉट फिक्स्ड, D इज नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड नंबर। सो दिस इज नॉट एन AP, ये हमारे पास AP नहीं है। सो अब इसके साथ में ही हम इसका 10th पार्ट कर लेते हैं। 10th है मेरे पास A, 2A, 3A, 4A। तो सबसे पहले D इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया A2 माइनस A1, दैट मीन्स 2A माइनस A, ये मेरे पास आ गया A। और नेक्स्ट D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो इस केस में 3A माइनस 2A, तो ये मेरे पास आ गया अगेन 1A मीन्स A। और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, D इक्वल्स टू A4 माइनस A3। सो ये आ गया 4A माइनस 3A, तो ये आ गया 1A मीन्स A। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस सेम है। हियर D इज फिक्स्ड नंबर, सो दिस इज AP, ये हमारे पास AP है। अगर AP है तो सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो 3 टर्म्स के लिए लास्ट टर्म हमने बताया मैंने आपको, इसमें A ऐड कर देना है, तो ये बन गया 5A। अब इसमें ऐड कर दो तो ये बन गया 5A प्लस A इक्वल्स टू 6A। अब इसमें ऐड कर दो तो ये बन गया 6A प्लस A, तो ये मेरे पास आ गया 7A। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 5A, 6A एंड 7। अब आइए इसका 11th पार्ट करते हैं। सो इन 11th पार्ट में हमें दे रखा है A स्क्वायर, A की पावर 3, A की पावर 4। सो सबसे पहले D निकाल लेते हैं, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो ये बन गया मेरे पास A स्क्वायर माइनस A। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, ये आ गया A माइनस 1। ओके, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम। अब नेक्स्ट D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये बन गया A क्यूब माइनस A स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया मेरे पास A माइनस 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं D इक्वल्स टू A4 माइनस A3। सो इस केस में A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, तो यहाँ कॉमन A की पावर 3 आ रही है, तो A माइनस 1। तो यहाँ देखने से तो लग रहा है सर ये सेम है, पर यहाँ सेम नहीं है। यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर आ गया और यहाँ पे A की पावर 3 है, बाकी तो सेम है, पर ये हमारे सेम नहीं है। हियर D is not same, so this is not an AP, ये हमारे पास AP नहीं है। ओके, अब इसका 12th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 12th पार्ट, अब 12th पार्ट में जो हमें दे रखा है √2, √8 और √18
और √32। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, पर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसमें से इसको करना है, फिर इसमें से इसको करना है। सो अब इस केस में थोड़ा सा मैं इसको लिख लूँगा 8 को, तो 8 को फैक्टराइज करके मैंने लिखा 2 4 2 2। ओके, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया √2 कॉमा इसको लिख रहा हूँ, ये बन गया मेरे पास 2√2। ओके, अब 18 को मैं यहाँ ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 18 को 2 9 और 3 3, 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया, 3√2। क्लियर। और 32 को भी वैसे लिख रहा हूँ 2 16 यहाँ 4 4, तो ये बन गया मेरे पास 4√2। क्लियर। इन सभी को मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स 2√2 माइनस √2 या 1√2, तो मेरे पास कितना आ गया √2। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था हमने। अगेन D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो ये आ गया 3√2 माइनस 2√2, अगेन √2। और अगेन D इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो दिस बिकम 4√2 माइनस 3√2, ये बन गया √2। तो इस केस में जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम लिखेंगे हियर D इज सेम, यहाँ लिख देता हूं मैं, हियर D इज अ फिक्स्ड नंबर, सो दिस इज एन AP। ये हमारे पास क्या है, AP है। तो अगर AP है तो नेक्स्ट जो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, तो नेक्स्ट 3 नंबर, लास्ट नंबर क्या था मेरे पास 4√2 में मैंने √2 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया 5√2। अब जो 5√2 में मैंने फिर से √2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 6√2। अब 6√2 में मैंने अगेन √2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 7√2। अब जो हमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखा है वो अकेला रूट में है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, देखो स्टार्टिंग में हम देखो ना, आप यहाँ पे हमें क्या दे रखा था √18 √32। अब इसको वैसे ले जाएंगे। अब वैसे ले जाने के लिए देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 को क्या करो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 25, और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट कितना आ गया 50। ऐसे ही 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 36, और फिर 2 से इंटू कर दो √72, और ये आ गया आपके पास 49, और 49 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 49 इंटू 2 √98। तो ये एक्चुअली ये बुक के पीछे आपको ये आंसर दे रखे हैं, अगर ऐसा लिखते हो तब भी आपके रॉन्ग नहीं है। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ 13 पार्ट। अब 13 पार्ट भी लगभग 12 पार्ट की तरह चेक कर लेते हैं वैसे इसको। √3, √6, √9, √12। तो यहाँ से D निकाल लेते हैं हम। सो D मेरे पास आ गया A2 माइनस A1, सो ये आ गया √6 माइनस √3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, नाउ दिस बिकम √9 माइनस √6। अब √9 को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3 होता है, 3 3 9 माइनस √6। अब रूट जो 6 है हमारे पास, ये 6 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे, तो यहीं से हमें पता चल गया। फर्स्ट नंबर मेरे पास आ रहा है √6 माइनस √3, और सेकंड नंबर आ रहा है 3 माइनस √6। तो यहाँ पे D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम। तो अगर ऐसा लिखना तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो दिस इज नॉट एन AP, ये हमारी AP नहीं है। अगर आपके नंबर मिलते जाते हैं तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वहीं छोड़ देंगे जहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया। आइए अब इसका 14 पार्ट करते हैं। नाउ इन 14 पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये आगे 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये भी आपका पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, देखने से पता चल जा रहा है। तो यहाँ से फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं हम। सो ये मेरे पास आ जाएगा D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 9 माइनस 1, तो ये मेरे पास आ गया 8। अगेन D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, 25 माइनस 9, तो ये मेरे पास आ गया 16। तो यहाँ पे सेम है ही नहीं, हियर D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम।
सो दिस इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। नाउ लास्ट 15 पार्ट। अब 15 पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। अब 15 पार्ट में इसका स्क्वायर ओपन कर लो आप, तो स्क्वायर मेरे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट है हमारे पास 73। तो सबसे पहले D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24। ओके, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, ये भी 24, ये तो AP लग रही है। D इक्वल्स टू A4 माइनस A3, तो ये आ गया 73 माइनस 49, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 24। सो हियर D इज सेम, अगर D हमारे पास सेम है, फिक्स नंबर है, तो दिस इज एन AP, ये हमारे पास AP है। अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे? A5 बिकॉज 4 तक हमारे पास हैं, A4 तक हैं, A5 लिख दिया। और मैंने आपको कहा था कि जो आपकी लास्ट टर्म है उसमें से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो कॉमन डिफरेंस 24 आया है प्लस 24, इनको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 97। A6 लिखना है, तो फिर 97 में हम क्या करेंगे, अगेन 24 ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 11 121। ओके, अब A7 लिखना है आपने, तो ये आ गया 121 प्लस 24 ऐड कर दो और ये मेरे पास आ गया 145। सो दिस बिकम 145। सो ये ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं। सो हमने ऑल पार्ट्स कर लिए। यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना सीख लिया। तो इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज 5.1 जो कि बेसिक था आपका, वो हमने सीख ली। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।